सोचिए, एक बिल्कुल परफेक्ट समाज बनाने के दो रास्ते हों, तो वो क्या होंगे? एक रास्ता है मजबूत कानूनों और सत्ता का, और दूसरा रास्ता है हर इंसान की अंदरूनी अच्छाई का। आज हम मध्यकालीन भारत के दो ऐसे ही विचारकों की दुनिया में चलेंगे। एक जो सुल्तानों का सलाहकार था और दूसरा जो आम जनता का दृष्टा था। तो सवाल ये उठता है कि एक समाज को वाकई में न्यायपूर्ण क्या बनाता है? क्या इसका जवाब मजबूत कानूनों और एक सख्त सिस्टम में छिपा है, या फिर इसकी जड़ें हर इंसान की अपनी अच्छाई और बराबरी की भावना में होती हैं? ये सवाल सदियों से पूछा जा रहा है। और देखिए, इसी एक सवाल के दो बिल्कुल अलग अलग जवाब हमारे सामने हैं। एक तरफ है ज़ियाउद्दीन बरनी, जो दिल्ली सल्तनत के महलों में बैठकर सुल्तानों को राज चलाने की कला सिखा रहे थे, और दूसरी तरफ हैं गलियों में घूमते कबीर, जो सत्ता के हर रूप को चुनौती दे रहे थे। मतलब एक सत्ता का खाका खींच रहा था तो दूसरा उसे मिटाने का ही सपना देख रहा था। तो चलिए सबसे पहले सत्ता के गलियारों में चलते हैं और बरनी के नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं। उनका लक्ष्य एकदम साफ था, एक ऐसा राज्य बनाना जो किसी भी तूफान में अडिग खड़ा रहे, मजबूत, शक्तिशाली और पूरी तरह से व्यवस्थित। बरनी ने दिल्ली सल्तनत का वो दौर अपनी आंखों से देखा था जब अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक जैसे सुल्तानों की ताकत अपने चरम पर थी। सत्ता के इस खेल को इतनी करीब से देखने का जो अनुभव उन्हें मिला, उसी ने उनके राजनीतिक दर्शन को एक आकार दिया। उनकी सबसे मशहूर किताब है फतवा-ए-जहांदारी। असल में ये सुल्तानों के लिए एक तरह की हाउ टू गाइड थी, जो ये सिखाती थी कि राज कैसे किया जाए। इसे अक्सर भारत के कौटिल्य के अर्थशास्त्र और यूरोप के मैकियावेली के द प्रिंस के बराबर रखा जाता है, क्योंकि ये तीनों ही किताबें सत्ता की प्रैक्टिकल सच्चाइयों पे बात करती हैं। तो फिर बरनी का आदर्श सुल्तान कैसा होना चाहिए था? पहली बात, वो एक ऊंचे खानदान से हो और न्याय की समझ उसमें पैदाइशी हो। दूसरी बात, वो खुद को सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि धरती पर ईश्वर का एक एजेंट समझे, जो शरीयत के कानूनों से बंधा हुआ हो। समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसमें थोड़ी दहशत, बहुत सारा रुतबा और गर्व होना जरूरी था। लेकिन हाँ, इन सब के साथ साथ उसे अपनी पर्सनल कमजोरियों जैसे गुस्सा या धोखेबाजी, इन सब पर भी काबू रखना था। अब यहीं पर बरनी की असली राजनीतिक समझ दिखती है। वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि सिर्फ धार्मिक कानूनों से इतना बड़ा साम्राज्य नहीं चल सकता। इसलिए उन्होंने ज़वाबित का आइडिया दिया, यानी राज्य के अपने कानून। ये सुल्तान द्वारा बनाए गए प्रैक्टिकल और सेकुलर नियम थे, जो रोजमर्रा के शासन के लिए बेहद जरूरी थे। तो फिर शरीयत और ज़वाबित में रिश्ता क्या था? इसे ऐसे समझिए, शरीयत एक संविधान की तरह थी, एक पवित्र नींव, और ज़वाबित उस संविधान पर आधारित रोजमर्रा के कानून थे। सबसे जरूरी बात यह थी कि ज़वाबित कभी भी शरीयत के खिलाफ नहीं जा सकता था। ये धर्म और राजनीति के बीच एक बैलेंस बनाने का बहुत ही शानदार तरीका था। और इस विशाल राज्य को चलाने के लिए क्या चाहिए? एक मजबूत मशीनरी, यानी ब्यूरोक्रेसी। बरनी ने इसका पूरा नक्शा तैयार किया था। केंद्र में वजीर की देखरेख, प्रांतों में मुफ्ती और वली का प्रशासन, और गांव-गांव से टैक्स वसूलने वाले दीवान। हर एक पुर्जा अपनी जगह पर, एक पूरी तरह से टॉप डाउन व्यवस्था। तो चलिए अब बरनी के महलों और कानूनों की दुनिया से बाहर निकलते हैं और चलते हैं बनारस की गलियों में। यहां हम मिलते हैं कबीर से, जिनकी कल्पना में एक ऐसा समाज था जहां राजा, कानून और राज्य की कोई जरूरत ही नहीं थी। कबीर का पूरा दर्शन शायद उनके इस एक दोहे में छिपा है, पुण्य का माणिक माणिक की खानों से अधिक मूल्यवान है। उनके लिए इंसान के अंदर की नेकी ही असली खजाना थी, जो सत्ता और दौलत की किसी भी खान से ज्यादा कीमती थी। तो आखिर ये कबीर थे कौन? 15वीं सदी के बनारस में वे एक जुलाहा परिवार से थे, यानी समाज के निचले तबके से। उन पर भक्ति आंदोलन के प्रेम और जैन धर्म की अहिंसा की गहरी छाप थी। वो एक बदलते हुए दौर में जी रहे थे, जहां पुरानी जाति व्यवस्था टूट रही थी। उन्होंने अपनी आंखों से अमीरों का जुल्म और जमींदारी का शोषण देखा, और शायद यही वजह है कि उनकी आवाज इन सब के खिलाफ इतनी बुलंद थी। कबीर किसी एक टीम में नहीं थे। उन्होंने हिंदू और इस्लाम दोनों के पाखंड पर बराबर चोट की। उनका मानना था कि धर्म सिर्फ बाहरी दिखावा बनकर रह गया है, कहीं जनेऊ तो कहीं खतना। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि वेद और कुरान जैसी पवित्र किताबें भी लोगों को भटका रही हैं, क्योंकि सबने असली मतलब को भुला दिया है। तो अब वक्त है इन दो दुनियाओं के सीधे टकराव का। एक तरफ है बरनी की मजबूत राजशाही और दूसरी तरफ कबीर का सपनों का यूटोपिया। कबीर ने अपने आदर्श समाज को एक बहुत खूबसूरत नाम दिया था, बेगमपुरा, यानी बिना गम का शहर।
जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां कोई दुख नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई भेदभाव नहीं। ये एक खालिस भारतीय यूटोपिया का सपना था। चलिए इन दोनों नक्शों को जरा आमने सामने रखकर देखते हैं। जहां बर्नी को एक ताकतवर सुल्तान चाहिए, वहीं कबीर कहते हैं कि कोई राजा होना ही नहीं चाहिए। बर्नी का राज्य टैक्स वसूलता है, कबीर की दुनिया में न तो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है और न ही कोई टैक्स। बर्नी को सख्त कानून चाहिए, जबकि कबीर को सिर्फ इंसान की अंदर की नैतिकता पर भरोसा है। एक तरफ ऊंच नीच पट्टी की व्यवस्था है तो दूसरी तरफ पूरी बराबरी का सपना। मतलब साफ है, बर्नी के लिए सबसे जरूरी थी स्थिरता, जबकि कबीर के लिए आजादी और न्याय। तो इसका निचोड़ क्या है? बर्नी सत्ता के सिस्टम को परफेक्ट बनाना चाहते थे ताकि समाज में स्थिरता आए, और कबीर बराबरी लाने के लिए सत्ता के हर सिस्टम को ही मिटा देना चाहते थे। ये बहस सिर्फ बर्नी और कबीर के समय तक ही सीमित नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही जरूरी, उतना ही जिंदा है। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुकता है, किसी भी समाज को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? बर्नी की तरह एक प्रैक्टिकल, सख्त व्यवस्था जो स्थिरता की गारंटी दे, या फिर कबीर का वो खूबसूरत सपना जहां बराबरी तो है पर शायद व्यवस्था की कोई गारंटी नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जो बर्नी और कबीर के समय से लेकर आज तक हर पीढ़ी खुद से पूछ रही है।